जय फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, उदयनिधि मारन ने तमिलनाडु के एक कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक था कि सनातन का समूल नाश किया जाए, इरेडिकेट सनातन, ऐसी एक कॉन्फ्रेंस में बयान दे दिया कि अब सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए। उसमें बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। पर पिछले 3-4-5 दिनों से ना फोकस इस बयान से हटके G20 पे चला गया था। अब चूंकि G20 शिखर सम्मेलन बड़ा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, इसलिए अब फोकस वापस इस बयान पे आ गया है और ये बहस, बड़ी गर्मा गर्म बहस पूरे देश में चल रही है। तो कल मैं जयपुर डायलॉग्स में संजय दीक्षित जी हैं, उनके चैनल पे ऐसे ही एक चर्चा में भाग ले रहा था, तो वहां पे भी मैंने यही बात कही और उसको मैं दोहरा रहा हूं कि देखिए, मुझे ये पूरी तरह एक पॉलिटिकल बयान लगता है और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के साथ जो सनातन का टकराव है उसका तो बहुत लंबा इतिहास है और वो चलता रहेगा। उस पर चर्चा होगी, विमर्श होगा, उन कारणों पर भी विचार किया जाएगा कि ऐतिहासिक कारण क्या रहे हैं। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा है कि ये पूरी तरह एक राजनीतिक बयान है जो 2024 के जनरल इलेक्शंस के को ध्यान में रख के उसके मद्देनजर ही दिया गया है। और इस बयान का एकमात्र उद्देश्य तमिलनाडु में अपनी द्रविड़ राजनीति को चमकाना, अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखना है। इस बयान की वजह से इंडी अलायंस के बाकी घटक दलों का क्या नुकसान हुआ है, इससे डीएमके लीडरशिप को कोई मतलब नहीं। मैं डीएमके लीडरशिप इसलिए कह रहा हूं कि भैया, अगर डीएमके की लीडरशिप या उदयनिधि के पापा स्टालिन भाई अगर इस बयान से सहमत न होते तो कम से कम एक स्पष्टीकरण देते ना, खंडन करते। उनकी तरफ से कोई खंडन नहीं आया, कुछ नहीं। वैसे खंडन तो सोनिया जी की तरफ से भी नहीं आया, खंडन तो राहुल जी की तरफ से भी नहीं आया, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने ही ऐसा ही एक इससे मिलता जुलता बयान देके इस बयान का समर्थन कर दिया है। परंतु जब हम पूरे एक विहंगम दृष्टि डालते हैं ना आज के राजनीतिक सिनेरियो में, तो इस बयान का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है देश में, और इससे पूरा इंडी अलायंस जो है वो खतरे में पड़ गया। अच्छा, इंडी अलायंस में जो मेन घटक है वो तो कांग्रेस ही है। आपको ध्यान होगा कि वो जो फोटो जो जारी हुआ था मुंबई वाले इनके सम्मेलन से पहले, उसमें केंद्र में हैं राहुल जी, अगल बगल उनकी मम्मी है और उनके खड़गे जी हैं, और उसके पीछे अन्य नेता हैं। कहीं पीछे दूर अखिलेश जी हैं, तो कहीं ममता जी हैं, और उद्धव ठाकरे हैं, ये है वो है। हाँ, केजरीवाल उसमें नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि कांग्रेस से ना ये बयान न तो निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। इसमें कोड़ में खाज का काम कर दिया प्रियंक खड़गे ने, जो कि खड़गे साहब के बेटे हैं कांग्रेस अध्यक्ष के। इस बयान की निंदा या इसका खंडन अभी तक सोनिया जी की तरफ से या राहुल जी की तरफ से या प्रियंका जी, यही 3 लोग मैटर करते हैं कांग्रेस में, और कोई मैटर नहीं करता। इन तीनों की तरफ से अभी तक खंडन का कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस असल में बयान इसलिए नहीं आया कि कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि इस बयान पे रिएक्ट करें तो कैसे करें, रिएक्ट करें कि ना करें। तो शायद कांग्रेस के सलाहकारों ने ये सलाह दी होगी उनको कि जी इस पे रिएक्ट करने पे ज्यादा नुकसान है, इसलिए आप इसको एक काम करिए, इस पे चुप रह जाइए। पर साहब, चुप रह जाना किसी समस्या का सलूशन तो नहीं है ना। आपको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा।
अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब भाजपा का जो स्टैंड है, भाई मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुला के बाकायदा अपने नेताओं को ये निर्देश दिया कि पूरी तैयारी से प्रतिकार करो, पूरी तैयारी करो और जवाबी हमला करो, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और सब मुंह तोड़ जवाब आने शुरू हो गए हैं। रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, जगह जगह बोल रहे हैं। वो जो है हमारी वो सास बहू सीरियल वाली, क्या नाम है उनका, उनका उनका नाम मेरे दिमाग से, स्मृति ईरानी, वो खुल के बोल रही हैं। कल बन्ना साहब जो है जोधपुर वाले, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री ऐसे कुछ है, उन्होंने तो बड़ा तीखा बयान दिया है। उन्होंने तो कह दिया कि जुबान खींच लेंगे। और अभी तो गिरिराज बाबू बोले नहीं है बिहार वाले, जब गिरिराज जी बोलेंगे। और भैया अभी तो बड़े नेता बोल रहे हैं ना, मंत्री जी बोल रहे हैं तो बड़ा संभाल के बोल रहे हैं। अभी चुनाव आने दीजिए साहब, जब कार्यकर्ता बोलेगा, हमारे धर्मगुरु बोलेंगे, हमारा जब ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा कार्यकर्ता है वो भी तो समाज में बैठ के बोलेगा। तो साहब ये लड़ाई तो बड़ी मजेदार शुरू हो गई है। अच्छा, आज मैं एक परिचर्चा सुन रहा था, वो बोलो नहीं केंद्रीय मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, रूलिंग पार्टी को इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए साहब? आपने सनातन धर्म को जड़ से समूल नाश करने की बात कह दी, और भाजपा रूलिंग पार्टी, तो भाजपा इसका जवाब क्यों नहीं देगी, और कड़े शब्दों में क्यों नहीं देगी? शब्दों की मर्यादा आपने लांघी है, तो भाजपा का मंत्री भी अगर थोड़ी सी शब्दों को मर्यादा लांघ जाएगा तो आप उसको कैसे मना करेंगे? और एक बात बताओ भैया, इस मैच में अगर आप लूज बॉल डालोगे तो अगला तो छक्का मारेगा। और भैया भाजपा तो कुख्यात है, भाजपा वो बॉलर है, वो बैट्समैन है जो लूज बॉल का इंतजार करता है और लूज बॉल आते ही छक्का मार देता है। हमारे मोदी जी तो किसी एक बयान पे पूरा चुनाव लड़ जाते हैं। एक बार सोनिया जी ने इनको मौत का सौदागर बोल दिया था, आपको याद होगा। उस एक बयान पे पूरा चुनाव लड़ गए थे। एक बार प्रियंका जी ने यूपी में पता नहीं कहां नीच बोल दिया था, ये नीच पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैं दलित का बेटा हूं, इसलिए मुझे नीच बोला जा रहा है। उस एक बयान पे पूरा चुनाव लड़ दिया था मोदी जी ने। तो भैया मोदी जी तो वो आदमी है जो लूज बॉल आते ही छक्का मारता है और एक बॉल पे ही चुनाव जिता देगा। और वो लूज डिलीवरी उदयनिधि स्टालिन ने भाजपा को दे दी है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान दीजिए, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके रनअप में भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में जो है लगभग 500 रैलीज निकालने जा रही है। बजरंग दल जो है वो ये रैलीज निकालेगा, और जिससे कि जन जन को इस कार्यक्रम से जोड़ा जा सके। इसके अलावा संत समाज जो है वो बड़े भव्य कार्यक्रम और पद यात्राएं करने जा रहा है, और वो पद यात्राएं ऐसी होंगी जो कि प्रदेश के हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक, हर न्याय पंचायत को कवर करते हुए एक जगह कन्वर्ज होंगी। ये तो है राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी। इसी तरह वो क्या नाम, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर वो बन के तैयार है, और ऐसे 50 कॉरिडोर बन के तैयार हैं। जितने भी हमारे प्रमुख मंदिर हैं, धर्म स्थान हैं, सबके इर्द गिर्द जमीन एक्वायर करके, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनारस में बना है ना, ऐसा कॉरिडोर हिंदुस्तान के लगभग हर मंदिर के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है या उसका प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे कॉरिडोर्स बन के तैयार हैं। तो सब,
और ये सब 2024 के इलेक्शन से पहले ये माहौल बनाया जाएगा। उस माहौल में आपने बयान दे दिया कि साहब हम सनातन का समूल नाश करेंगे, तो बताइए ना, उस माहौल में, उन रैलियों में, उन पदयात्राओं में, उन सामाजिक सभाओं में, उन राजनीतिक सभाओं में, उन धार्मिक कार्यक्रमों में इस बयान की चर्चा क्यों नहीं होगी और क्यों नहीं होनी चाहिए? यदि सनातनी आपके इस बयान की चर्चा आपस में करता है और उसका चुनाव पर असर पड़ता है, तो आप उसे कैसे रोक लेंगे? तो बात यह था कि उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बयान दिया, ये क्यों दिया? भाई, उनकी तात्कालिक तमिलनाडु की जो द्रविड़ राजनीति है वो तो एक कारण है ही है, और उदयनिधि मारन को राष्ट्रीय राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है। भाई, वाई शुड उदयनिधि एंड हिज फादर वरी अबाउट राहुल गांधी की राहुल गांधी को हमको प्रधानमंत्री बनाना है? क्या फर्क पड़ता है? कोई देश का प्रधानमंत्री रहे, और राहुल गांधी क्यों रहे, न रहे ना रहे, उदयनिधि मारन को इससे क्या फर्क पड़ता है? उदयनिधि मारन को सिर्फ एक उसका जिंदगी का टारगेट है कि वो एक लकी स्पर्म है, अपने दादा की थर्ड जनरेशन डीएमके की राजनीति उसको आगे चल के संभालनी है, वो उसकी तैयारी कर रहा है, और अपनी डीएमके की राजनीति को तमिलनाडु में अपने वोट बैंक को संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। उसको कांग्रेस का क्या असर पड़ रहा है नॉर्थ इंडिया में या देश के अन्य राज्यों में, इससे उदयनिधि मारन को क्या फर्क पड़ता है? व्हाई शुड ही वरी अबाउट राहुल गांधी एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कांग्रेस इन द 2024 जनरल इलेक्शंस? व्हाई शुड दे वरी अबाउट कांग्रेस, या व्हाई शुड दे वरी अबाउट अखिलेश यादव? भाई, अखिलेश यादव को भी तो इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा इन चुनाव में, कि जब उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है उसकी आपने निंदा क्यों नहीं की? क्या आप उस बयान से सहमत हैं? क्या आप भी चाहते हैं? भाई, आपके इंडिया अलायंस का एक प्रमुख घटक दल ये कह रहा है कि सनातन का समूल नाश कर दिया जाए, तो आप क्या उस विचार से सहमत हैं? यदि हैं तो बताइए, नहीं है तो उसका खंडन कीजिए। तो साहब, मेरा ये मानना है कि उदयनिधि स्टालिन का ये बयान इंडी अलायंस के खात्मे की शुरुआत है। जिस दिन से यह बयान आया है उस दिन से इंडी अलायंस का पतन शुरू हो गया है, और बहुत संभव है कि 2024 के इलेक्शन से पहले पहले ही ये अलायंस सिर्फ कागजों पर रह जाएगा, ग्राउंड पे ये समाप्त हो चुका है, इसके समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अखिलेश यादव घोसी उपचुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है, और वो सिर्फ नहीं, पूरा विपक्ष, घोसी में हमने योगी जी को हरा दिया, घोसी में हमने भाजपा को हरा दिया। तो साहब, मैं ना घोसी के उपचुनाव को, मैं किसी भी उपचुनाव को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि भाजपा का तो उपचुनाव हारने का बड़ा लंबा रिकॉर्ड रहा है वो यूपी में। एक बार तो मुझे याद है, शायद 2017 से पहले, 2016 में पता नहीं, शायद 11 सीटों पर चुनाव हुआ था, वो सबके सब समाजवादी पार्टी जीती थी। और एक साल बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया था। वो भी दिन याद होगा आपको, जब भाजपा जो है गोरखपुर हारी थी, लोकसभा का उपचुनाव, फूलपुर हारी थी, कैराना हारी थी, और ऐसे पता नहीं कितने उपचुनाव भाजपा हारती रहती है, क्योंकि उपचुनाव की अलग डायनेमिक्स होती है। अच्छा, दूसरी बात है, एक चर्चा यूपी में बड़ी तेज चल रही है कि, अच्छा, जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो घोसी का जो उपचुनाव था, ये योगी जी और अमित शाह के खींचतान में ये गफलत में हारे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी कतई सहमत नहीं, और ऐसा कहा जाता है कि योगी जी जो है वो दारा सिंह चौहान और
ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में लेने से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, परंतु एक मेरे एक मित्र ने कल मुझे फ़ोन पे चर्चा करते हुए ये बात कही कि साहब ये इस घोसी उपचुनाव को हार कर भाजपा ने अपने 3 संभावित सहयोगियों को एक मैसेज दिया है और इस हार की वजह से उन तीनों की बार्गेनिंग पावर में कमी आई है। वो 3 कौन कौन है? ये खुद ये दारा सिंह चौहान निषाद पार्टी, इवन वो अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी और जयंत चौधरी को जो गठबंधन में लेने की जो बातचीत चल रही है, वो सीट शेयरिंग और सीटों पे कितनी सीटें दी जाए इस पे रुकी हुई है। घोसी उपचुनाव हार कर बीजेपी ने इन सहयोगी दलों की सीट मांगने की जो बार्गेनिंग पावर थी उसको जानबूझकर कम करने की एक रणनीति है। घोसी उपचुनाव में हार गए मतलब न दारा सिंह चौहान का वोट बैंक जिता पाया, न हमारे ओम प्रकाश राजभर जी का वोट बैंक वहां काम कर पाया, और इनके रहते हुए, इनके होते हुए भी तो हम घोसी हार गए। तो तुमने क्या उखाड़ लिया भैया? दोनों लोगों ने मिलके बहुत अपनी जात बिरादरी के बहुत बड़े लीडर बनते हो, क्या उखाड़ लिया? तो सब ये जो है ना, इनकी बार्गेनिंग पावर को कम करेगा। ये घोसी उपचुनाव का एक विश्लेषण इस तरीके से भी किया जा सकता है। रही बात है इंडिया अलायंस में कांग्रेस की भागीदारी की, भाई बहन जी ने तो अब तक स्पष्ट कर रखा है कि वो इस एनडीए अलायंस में शामिल नहीं होंगी और अलग चुनाव लड़ेंगी। तो बात यह है साहब 80 में से कितनी सीट कांग्रेस को देंगे अखिलेश जी, इस बात पर अब चर्चा होगी, क्योंकि अलायंस तो बन गया आपका। अब तो सिर्फ एक ही चीज, लोगो लागो ये सब तो है, नारे और ये सब बनते रहेंगे, इनका कोई महत्व नहीं है। अब आपको सीट एडजस्टमेंट, सीट शेयरिंग, कितनी सीट पे कौन सी पार्टी लड़ेगी, कौन सी पार्टी मैदान छोड़ देगी, इन पे जब चर्चा होगी तब इस अलायंस का असलियत पता लगेगी कि ग्राउंड में कितना इफेक्टिव है। तो अब हमारा जो विमर्श होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की क्या ग्राउंड पोजीशन है, कितना वोट बैंक है, कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके, और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। आने वाले वीडियोस में हम राज्यवार मतलब कश्मीर से शुरू करेंगे और इंडिया अलायंस की सारे पार्टनर्स में क्या क्या स्टेक्स हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कितनी सीटें हैं और किसको कितनी सीटें मिलने की संभावना है, और इंडिया अलायंस का कितनी सीट जीतने की संभावना है, इस पे हम आकलन करेंगे। आने वाले विषयों में राज्यवार विश्लेषण किया करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक भारी मुसीबत उदयनिधि मारन ने कांग्रेस के लिए खड़ी कर दी है और कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हुआ पड़ा है। देखते हैं कब तक वो इस मुद्दे को अंडर द कारपेट छुपा के रखते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर डायलॉग्स में मेरा वो कार्यक्रम ज़रूर देखिए जो मैंने संजय दीक्षित जी के साथ किया है, कल ही वो किया है। तो बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।